today we are going to start with our new chapter, Human Capital Formation in India. You know what is a human resource? रिसोर्स ही क्या होता है? What is a resource in first place? हम किस चीज को संसाधन कहेंगे या रिसोर्स कहेंगे? All those goods which are used in producing other goods, all those goods or services which are used to produce other goods, which are used for further production, are known as resource. अब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, that is a human resource of that country, human resource. लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए, टू कन्वर्ट रिसोर्स इनटू अ कैपिटल, देयर इज अ प्रोसेस. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एन इलिटरेट पर्सन is less paid because he is less skilled compared to an educated person who is more skilled and earns more money. So human capital formation is a sort of process of converting a layman into a some sort of person with some sort of expertise, जिसको कुछ specialized करना आता हो. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब क्यों है ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी? किसी भी देश में ग्रोथ के लिए इनोवेशन होना ज़रूरी है. नहीं तो क्या होगा? ग्रोथ कैसे होगी? हाउ पीपल विल प्रोड्यूस वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स only with the help of innovations and new technologies. And how will they get used to the new technologies and new innovations? This happens because of the knowledge, technical knowledge, training, education. So अभी आप देख लो, आप जब तक 10th पास थे, जब तक आपने 10th पास की थी, आप अगर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, आपको जॉब करनी होती तो बहुत गिने चुने काम है जो तुम कर सकते थे. जैसे किसी इंडस्ट्री में आप अटेंडेंस ले सकते थे, टाइम कीपिंग कर सकते थे. तो 10th पास करने पर आप इतना ही काम कर सकते थे. लेकिन अब आप 12th पास करके जाओगे, अब आपको अकाउंटेंसी भी आती होगी. गर्ल्स, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग अमन. कई बच्चों को जोग्राफिकल का वो मैप रीडिंग आती होगी, जो ह्यूमैनिटीज़ वालों को, दे कैन अंडरस्टैंड द हाउ कंटूर्स बिहेव. तो दे आर गुड एट मैप रीडिंग. तो आपकी स्किल्स बढ़ती जा रही हैं. योर स्किल्स गेट एनहांस्ड. और जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, मोर यू अर्न मोर रेम्यूनरेशन. आप अपनी सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसा मिलता है आपको. उससे क्या है? आपकी फिजिकल लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, फूड न्यूट्रिशनल होता है, हेल्थ अच्छी होती है, और वो आपकी परफॉर्मेंस को और बेटर करता है. सो दिस कन्वर्टिंग, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच मेजरली, जिसमें मेजर फैक्टर्स देखे जाएं तो 2-3 चीज़ें ही हैं: एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऑन जॉब, इन जॉब ट्रेनिंग, और हेल्थ. 3 सेक्टर. और ये क्यों है ऐसा पता है? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सॉरी, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, लाइफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. बड़ी बार क्लासों में आता है कि इंडिया का स्टैंडिंग ये है, श्रीलंका हमसे ऊपर है HDI में. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिसेस प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट इंडिसेस प्लस पर कैपिटा इंडिसेस डिवाइडेड बाय 3. तो मीन्स हम उसकी एवरेज लेते हैं. तो ये 3 ही सेक्टर है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में: एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग. तो ये तीनों ही तो आ गए इसमें. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हेल्थ आ गई, एजुकेशन अटेनमेंट में एजुकेशन आ गई, और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग, और जिसके कारण आपकी पर कैपिटा इनकम है, लिविंग और स्टैंडर्ड है. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम देखो, इस चैप्टर की मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ मैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना है. पहले तो ह्यूमन में आपको रिसोर्स का मतलब समझाया है ताकि ह्यूमन कैपिटल समझ में आए कि ये क्या है ह्यूमन कैपिटल. where the capabilities, skills, efficiencies of a person is increased due to training or education, higher education,
दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, वो क्योंकि इट इज ऑन गोइंग चीज, वो तो लगातार हो रही है ना. तो एक तो हमने ये करना है. फिर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में मीनिंग और उसका कंपैरिजन करना है, अभी करेंगे हम उसको. फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है, तो वो 3 सोर्स तो मैंने आपको मेजर बताई दिए. फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है इन ऑल कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. फिर उसने एक सेक्टर को पकड़ा, एजुकेशन सेक्टर को. सिंपल है उसकी इंपॉर्टेंस, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया, challenges of education in India and future prospects of education. तो एक एजुकेशन को कवर किया, हेल्थ को नहीं कवर किया, और उसको भी तीसरे वाले को भी नहीं किया. इस चैप्टर में ये टॉपिक है. आप देखो बेटा, ये समझने में तो बड़ा आसान लगता है, ये हमारा भी बोर्ड के लिए सेकेंड ईयर ही है ये, तो आपका बैच है कि दूसरा ही बैच है. अब ये देखने में भी बड़ा आसान लगता है, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन कैपिटल. लेकिन इसमें अब ये इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कि ये एक मतलब कि एक धुंधली वाली नॉलेज है, क्लैरिटी वाली चीज़ नहीं है. तो इसमें से क्या एमसीक्यू फंसा देगा वो हमको पहले ही प्रीएम्प्ट करना है या एंटिसिपेट करना है, तभी बात बनेगी. तो रिसोर्स का मतलब समझ आया आप. देन केम ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या है और हाउ अ ले मैन इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल. नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. Capital means all those resources या all those things which are used to for further production, जिनसे कुछ और बनाया जाए, जिनसे जो कुछ और बनाने में भी मददगार हो, उन सबको हम कैपिटल कहते हैं. अब ह्यूमन भी है ना, इंजीनियर पढ़ के इंजीनियर बना, इंजीनियर बिल्डिंग बना रहा है, इंजीनियर फैक्ट्री बना रहा है, फैक्ट्री और सामान बना रही है, उस सामान से कुछ और बन रहा है, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल ना. वो असेट हैं देश के लिए, क्योंकि दे आर involved in economic activities, they are producing, which all is considered while calculating national income, or they contribute in the circular flow of goods and services. देश में जो भी goods and services का flow है उसमें उनका contribution है. तो एक illiterate इंसान या uneducated इंसान या less skilled इंसान can contribute less as compared to the educated, literate or skilled or a trained person. ये फर्क है. अब human capital और physical capital बड़ा simple सा है बेटा. Physical capital means natural resources because they're physical है ना, you can see it, you can touch it, you can transport it. वो वाला फंडा है, tangible और intangible वाला. कोयला है, कोल रिसोर्स है हमारे देश का, वो फिजिकल कैपिटल है. उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री चलाती है, इंडस्ट्री सामान बनाता है, सामान एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देता है. तो कोयला तो अकाउंट है, वो तो एसेट है हमारा, तो कैपिटल है. फिजिकल कैपिटल है का एग्जांपल ले लो उसको. ह्यूमन कैपिटल आप कोई डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो. अब इनको दिमाग में एक फॉर्मेट में बिठा के डिफरेंस बना लो, कितने मर्जी बना लो. बुक में तो 3-4 दिए होंगे, आप खुद से बना लो. 3 तो कॉमन सेंस वाले बन जाते हैं. एक दे आर फिजिकल, ठीक है, और दे आर वो दूसरा वाला ह्यूमन रिसोर्स, वो तो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं. मैं आपको मोटे मोटे 3-4-5 बताता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके. पहले तो ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स ऑल नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी, ये सब. जबकि फिजिकल कैपिटल इज फिजिकल गुड्स हैं, वो तो कोयला ही है. फिर ह्यूमन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर. वो एक तरह का सोशल प्रोसेस का ही, सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि हम समाज से ही निकल के जा रहे हैं ना, अलग अलग सोसाइटी से, फिर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर आगे कॉलेजेस में जा रहे हैं. कोई जैसे साउथ के हैं, इंजीनियर्स डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, बंगाल में ज़्यादा हैं, तो वो सोसाइटी का इम्पैक्ट है. तो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बट फिजिकल प्रोसेस जो है, इट इज़ अ फिजिकल थिंग, इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. अच्छा, वो इंटेंजिबल है बिकॉज सर्विसेज हैं. देखो ना टेंजिबल. अब आप बुक देख सकते हो, मैं टच कर सकता हूँ, ये नॉलेज आपकी टेंजिबल है. लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इनटेंजिबल है ना, आप उसको टच करके तो नहीं ना देख सकते. वो स्क्रीन को, अपने को फ़ोन को टच कर सकते हो, लेकिन उस सर्विसेज को तो नहीं ना आप कर सकते. यू कैन. अच्छा, ये डिफरेंस है फिजिकल और मतलब गुड्स और सर्विसेज वाला डिफरेंस है. एक को देख सकते हैं, एक विजिबल है, एक विजिबल नहीं है, एक स्टोर की जा सकती है, एक नहीं, एक फिजिकल है, एक नहीं है. तो इस तरह के डिफरेंस है, ये बना लो. अच्छा, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल.
जो उसका स्किल है उसके ओनर से सेपरेट नहीं की जा सकती। मतलब जो कैपिटल है, ह्यूमन का जो कैपिटल है, उसको ह्यूमन से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन कोयले को तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर लो, फिजिकल गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर्स, ठीक है। अच्छा, ये एक डिफरेंस हो गए 3-4। अलग लैंग्वेज में लिखा है, एक ने लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इज अ इकोनॉमिक प्रोसेस, और दूसरे ने एक डिफरेंस ये लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ सोशल ह्यूमन कैपिटल इज अ सोशल प्रोसेस। तो वो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ सोशल फैक्टर, और वो जो है प्योर इकोनॉमिक फैक्टर है। ये आ गया आपका फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का डिफ्रेंशिएट या कंपैरिजन, या जो भी आप इसको समझ लो, ठीक है। ये आपका हमारा इंट्रोडक्शन का आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, ह्यूमन कैपिटल का मतलब, फिर ह्यूमन कैपिटल, ये अपना फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब इन्होंने क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज द एडिशन इन स्टॉक्स ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसको लिख तो दिया इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट तरीके में, लेकिन इट इज़ नॉट मेजरेबल ना। ये तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी का डाटा आएगा हमारे पास। बट ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसके हुनर, उसके ज्ञान में एडिशन, वृद्धि होती है। तो ऑब्वियस होती है ना, 10th तक तुम इतना जानते थे, 11th में इतना पता लगा, 12th में इतना पता लगा, ज़्यादा चीज़ों का पता चलता जाएगा। जब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उनकी एप्लीकेशन पढ़ोगे, तो यू ऑटोमेटिकली गेट स्किल्ड, और आप खास तरह के काम करने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। ये बता रहा है वो, अलग एक मतलब दूसरी लैंग्वेज में। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल्स। वही बात है, एडिशन होना, ठीक है, ट्रेंड आदमी की। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम कर चुके हैं इसको से। सोर्सेस क्या है, सोर्सेस कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मुख्य स्रोत कहाँ है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश में होती है। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं ह्यूमन की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो हमारे देश में आज भी एजुकेशन का बजट जीडीपी के प्रोपोर्शनेट में 6% है, अभी तक 10% नहीं पहुँचे हम। और कई एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनका बजट भी बड़ा है, यूएसए जैसा कंट्री का बजट भी बड़ा है, और ऊपर से उनका एलोकेशन ऑफ टू एजुकेशन भी ज़्यादा है। तो कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंडिया में। देखो जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं ज़्यादातर प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के कौन से हैं, जेएनयू। तो लड़ाई पड़ी होती है, पूरा हिंदुस्तान डीयू में एडमिशन लेने के लिए आया होता है। हिंदुस्तान ही क्यों, कितनी कंट्रीज़ के लोग, उनके लिए भी सीट रिजर्व्ड है। तो आम इंसान, अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई पिछले 30 साल में, कितनी ज़्यादा हो गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इतने डेवलप नहीं हुए, जो हुए वो प्रॉफिट मोटिव पे हुए। अब ये भी शक रहता है कि जो जिनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है, वो एजुकेशन कितनी इम्पार्शियल और ऑथेंटिक देते होंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो होता है अगर रिजल्ट अच्छा आए, एडमिशन ज़्यादा आए, एनरोलमेंट ज़्यादा हो, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो देर इज़ ऑलवेज अ सस्पेंस। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट व्हाट आई फील मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये सिंगल सोर्स एक ऐसा है एजुकेशन, जो आप देखो साउथ कोरिया को देख लो, आप ताइवान को देख लो, उनका एजुकेशनल पैटर्न ही ऐसा है कि वो बहुत कम स्टेज में बच्चों में टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल स्किल्स इनकलकेट करना शुरू हो जाते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि ताइवान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, जबकि वो कंट्री ऐसा है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है कि ये मेरा कंट्री है, और चाइना खुद इंडिपेंडेंट होने के मतलब चाहे पता नहीं कितना इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट कितना है वो, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ज़बरदस्त है, और उसकी स्टैंडिंग भी अच्छी है, इकोनॉमिक लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा है। और सेम गोज विद द साउथ कोरिया, छोटे छोटे कंट्री हैं। तो एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हायर एजुकेशन पे स्पेशली हमारे यहाँ पे देखो कितने मिशन चले, चलो स्कूल चले, एक चला था, फिर मुझे एक नाम भूल रहा है, अब याद ही नहीं आएगा, वो भी एक प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। फिर अभी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की हुई है 14 ईयर्स तक सरकारी स्कूलों में। तब भी तो हमारे यहाँ पे इलिटरेसी कितनी है, तब भी तो इलिटरेसी कितनी है।
और उसका कुछ वजह हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कवर होती है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन बैकवर्ड है, जॉइंट फैमिलीज हैं, तो बच्चे को छोटी उम्र में एम्प्लॉय कर देते हैं, कम स्किल पे लगा देते हैं कि चलो कुछ तो पैसा आना शुरू हो रहा है. जो दोज हु गो फॉर हायर एजुकेशन एंड एक्वायर different set of skills, they earn more money. Some of them become IAS officers, some of them become doctors, lawyers, teachers and so on. But there are few of them. Majority of the people, they engage their kids in a very small age in these household works and sort of things. तो इसीलिए less skilled है. तो पहला हमारा जो मेजर सोर्स है वो है एजुकेशन. दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अब देखो बेटा, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन आप काम कर नहीं पाते, मतलब आपकी फिजिकल स्टेमिना नहीं है काम करने का, तो यू आर एज बैड एज एनीथिंग. आपको तो यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है. फिर हेल्थ अच्छा होना जिससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उस स्किल को कॉम्प्लीमेंट करता है. फिजिकल बॉडी में हेल्थ होना और माइंड में वो नॉलेज होना, तभी परफॉर्म इन जंक्चर होता है ना, वो इकट्ठा मिलकर ही परफॉर्मेंस बनती है. तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और इंडिया में हमारे लिए हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी हमारा 20 से 25% जो पॉपुलेशन है, मतलब लगा लो 100 करोड़ का 25 करोड़ बनता है, तो 150 करोड़ का बन गया 35 करोड़ 40 करोड़. 40 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ जो महीने में मतलब कि 3,000 रुपया भी नहीं खर्च कर पाते. तो वहाँ पे फिर एजुकेशन और ये सब एक्सपेंडिचर और हेल्थ तो कैसी ही होगी, कितना न्यूट्रिशनल फूड होगा, कितने स्टारवेशन होगी, तो ये भी एक फैक्टर है. अब इसमें एक दो चीज़ें हैं. एक्सपेंडिचर अगर करना भी है हेल्थ पे तो कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं. जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जैसे बच्चों को बचपन में सारे टीके लगा दिए जाते हैं, पूरा सेट लगा दिया जाता है, मीजल्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए, वो हो गया प्रिवेंटिव. तो प्रिवेंटिव ताकि बचपन में पोलियो ना हो जाए. पोलियो होगा तो वो क्या काम करेगा, वो तो डिपेंडेंट ही बनेगा दूसरे पे, या भीख मांगेगा, वो परफॉर्म तो नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो नहीं कर पाएगा. तो प्रिवेंटिव मेडिसिन. फिर क्यूरेटिव, जैसे बीमारी होने पे जो बीमार को ठीक करे, क्यूरेटिव मेडिसिन. सोशल मेडिसिन, जैसे समाज में हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ फैलाना या उनको जागरूक करना, वो हो गया सोशल मेडिसिन. प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वाटर बोर्न डिजीजेज ही मेजर सोर्स है सारी बीमारियों का. तो अगर हम अभी भी देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी 98-99 में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने मिशन उठाया था कि घर घर में मैं जल पहुंचाऊंगा, और आज 2020 है, मोदी अब अभी भी वो ड्रिंकिंग वाटर की अब हम पूरा कर लेंगे. तो इट आफ्टर न्यू गवर्नमेंट हार्ड स्टेप लेने के बाद भी 20-25-30 साल लग जा रहे हैं. तो स्ट्रेव ड्रिंकिंग वाटर और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ताकि मलेरिया इस तरह की चीज़ें लोगों को ना हो, बीमार ना हो, रोज़ काम करने के लायक रहें, रोज़ काम करें, अच्छा काम कर सकें, उसी को कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी. तो ये एजुकेशन हेल्थ में एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. ऑन जॉब ट्रेनिंग, 3-4 मेजर फैक्टर थे ना, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, मेजर फैक्टर, तो वही हैं ये सारे सोर्स मेन. ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है बेटा, जैसे मैं लेबर हूँ, लेकिन मेरे जो कंपनी है उसने मेरे को कोर्स करने भेजा, और अब मैं जो है पाइप फिट कर लेता हूँ, प्लम्बिंग का काम कर लेता हूँ, ठीक है. फिर मैं उसको करने लग गया तो मेरी अब सैलरी बढ़ गई. पहले लेबर का मिलता था 400 रुपया रोज़ का, अभी मेरे को मिल रहा है 800 रुपया रोज़ का या 1000 रुपया रोज़ का. तो मेरी अर्निंग्स बढ़ गई स्किल एक्वायर करने से. फिर मैंने 1-2 साल वो किया, लेकिन अब मैंने उधर जाके एक नया कोर्स कर लिया, तो अब मैं AC भी रिपेयर कर लेता हूँ, तो मेरी इनकम और बढ़ गई. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है, इट एनहांसेस योर स्किल्स, इट इंक्रीजेज योर एक्सपर्टीज़, जिससे कि आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है. लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो हेल्थ अच्छी होती है, और एजुकेशन तो खैर प्रोपोर्शनली है. फिर एक कॉन्सेप्ट, अभी तो 3 ही हुए ना सोर्स हमारे, एजुकेशन, हेल्थ और ऑन जॉब ट्रेनिंग. अब चौथा है माइग्रेशन. अभी आपने देखा लॉकडाउन के दौरान कितनी लोग गए सिर्फ 3 स्टेटों में, यूपी, बिहार और राजस्थान. इन 3 स्टेटों में लाखों गए.
अब ये 35-40 लाख तो चलो काउंटेड है जिनके लिए ट्रेन चली, जो पैदल गए, जो ऐसे ट्रकों में गए, जो छुप छुप के गए और कुछ अभी नहीं भी गए। तो आप ये सोचो, सिर्फ पंजाब, दिल्ली, मुंबई और एक था बेंगलोर, कोई 2 केरला का कोई बड़ा सिटी ट्रिवेंड्रम वगैरह, अब ये 3-4 सिटीज़ में 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 3 करोड़ लेबर जा रही है और अप डाउन कर रही है। तो आप ये सोचो माइग्रेट कितना स्विंग हो रहा है, पॉपुलेशन का स्विंग कितना हो रहा है। और पीपल अट्रैक्ट कहाँ होते हैं ज़्यादा? अट्रैक्ट उस तरफ होते हैं जहाँ पे पर डे अर्निंग ज़्यादा हो। पर डे अर्निंग ज़्यादा होगा मतलब जहाँ पे दे कैन अर्न मोर, दे गो टू दैट प्लेस इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन देयर नेटिव प्लेसेस। जहाँ के वो रहने वाले हैं, दे डोंट वर्क देयर बिकॉज देयर अर्निंग्स आर लेस देयर, दे मूव माइग्रेट टू द प्लेस वेयर दे हैव मोर अर्निंग्स, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स किक इन हो जाती है। जैसे ही वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है और वहाँ पे भी लेबर का वेज रेट फ्लक्चुएट कर जाता है। तो माइग्रेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और इसको कैसे करना पड़ेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हायर एजुकेशन या टेक्निकल स्किल्स या वहाँ पे इंडस्ट्रीज एवेन्यूज़ खोले जाएं, ताकि वहाँ के लोग वहाँ पर ही अच्छी सैलरी या अच्छा काम कर सकें और दे डू नॉट पोज सो मैनी थ्रेट्स। कि ये जो इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन होती है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसके साथ कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार को खर्चा भी करना पड़ता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कितना करना पड़ा हमें। और लास्ट सोर्स, वी आर स्टडिंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि व्हाट रिजल्ट्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द फर्स्ट वाज एजुकेशन, सेकंड वाज हेल्थ, थर्ड वाज ऑन जॉब ट्रेनिंग, fourth was check and migration or expenditure on reducing cost and migration or enhancing technical, and last one is expenditure on information. अब information देखो आप करती है, it is all visible, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती कि नल बंद कर दो, बूंद बूंद ज़रूरी है, फिर स्विच ऑन द लाइट, कि भाई जिसका जब आपको ज़रूरत है आप तभी लाइट को ऑन करो। इस तरह के कितने मैसेजेस गवर्नमेंट देती है। ऐसे ही गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, उनको सिखाने की भी कौन सी तरह की मिट्टी में किस तरह की फसल या कौन से मौसम में किस तरह की फसल, ये सब भी सिखाया जाता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर भी प्रमोट करने चाहिए। जैसे दूरदर्शन तो चलाता है मेरे ख्याल से किसान से रिलेटेड कुछ वो हैं चैनल्स जो दे आर प्योरली मेंट फॉर किसान, ओनली फार्मर्स। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन पर भी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जिससे कि उनकी स्किल्स एनहांस हों, और जब स्किल्स एनहांस होंगी, एफिशिएंसी या कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो दे विल कन्वर्ट इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स और अ ह्यूमन कैपिटल, जिनसे उनका भी अच्छा होगा बिकॉज दे विल अर्न मोर मनी और देयर लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड विल बी ऑटोमेटिकली रेज्ड। लेकिन इसके साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश की जो इकोनॉमी को ग्रोथ हो रही है या जीडीपी है, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। ये फर्क है। तो ये आगे हमारे मेन सोर्स, 5 सोर्स। अब आ जाओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस। ये तो बेटा ऐसा टॉपिक है, इसमें तो हम कितना कुछ बना सकते हैं। इन्होंने तो चलो कितने पॉइंट लिखे होंगे, हम अपने भी बना सकते हैं और बड़े ऑथेंटिक पॉइंट भी बना सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है ना। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना होती तो आज हम कोविड में सब मर रहे होते, डॉक्टर्स नहीं होती, नर्सेज नहीं होते, ये सब नहीं होते, तो हमको तो इस टाइम पर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया होता और सभी खांस खांस के दम घुट घुट के मर रहे होते। जिनमें तो इम्यूनिटी होती थोड़ी बहुत, वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर देते हैं, बाकी काम कर हो गया होता। तो ह्यूमन कैपिटल का तो रोल ही रोल है। चलो एनी हाउ कोशिश करते हैं इसको। ये ना बड़े जेनरिक से पॉइंट भी ले लेते हैं। जैसे इन्होंने एक ये ले लिया हुआ है, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो वो तो कॉमन सेंस है। अगर वो जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस ना करता और 12वीं के बाद ही कहीं फॉर्म भर देता, फौज में सिपाही लग जाता या कहीं पे पियोन लग जाता या चौकीदार लग जाता,
लेकिन नहीं, ही चोज टू स्टडीज डॉक्टरेट इन MBBS, तो नाउ ही अर्न्स मोर मनी। तो वो तो स्किल्स भी एनहांस हो गई, तो एनहांस प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो गई। अच्छा हाँ, ये पॉइंट अच्छा है कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है हमारी कंट्री में, अगर हम उनको भी ऑप्टिमली बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहें तो ये तो तभी पॉसिबल है अगर हमें उसका ज्ञान होगा। नहीं तो देखो पाकिस्तान जैसे कंट्री भी है ना, जिसमें रिसोर्सेज भरे हुए हैं और 70 साल से बैठा हुआ था, अब पिछले 10 साल से चाइना उसको पूरा निकाल गया सब कुछ, और उसने हर तरह का रेयर अर्थ के मटेरियल भी बलूचिस्तान में ढूंढ लिए, गैस भी ढूंढ ली, गोल्ड भी ढूंढ लिया, कॉपर भी ढूंढ लिया, सब कुछ ही ढूंढ लिया उसने, चाइना ने। तो आप देखो, इट इज़ ऑल एविडेंट कि ये ह्यूमन कैपिटल में अगर वो स्किल और एफिशिएंसी है आप में, तभी आप रिसोर्स को पूरा यूज कर पाओगे या बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाओगे। नहीं तो अदरवाइज सम रिसोर्सेज विल रिमेन अनयूज्ड और इट विल बी ओवर यूज्ड और सम विल बी गेट वेस्टेड, ये होगा फिर। तो इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी देश का जो नेचुरल रिसोर्स है या फिजिकल आउटपुट जो रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमल यूज में हेल्प करता है ये ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज, अगर नहीं तो तब तो सोसाइटी स्टैग्नेंट ही हो जाती है। हम तो आज भी हैंडपंप पे ही होते सारे, हम तो उसी टेक्नोलॉजी पे चल रहे होते। कभी मोटर ना बनती, सबमर्सिबल मोटर ना बनती आजकल, फिर वो अलग अलग तरह की चली हैं चीज़ें। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड हाउ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज कम? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। एंड who do these things? Those who have learned it, acquired the knowledge, desired knowledge, वो करते हैं लोग। तो किसी भी देश में इनोवेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट ज़रूरी होती है, and it all happens only because of human capital, not because of physical resources. Otherwise Pakistan would have gone somewhere else, उसका तो आज कहीं का कहीं पहुंचा होना था, लेकिन उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो नहीं यूज़ कर सका, तो आज चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। फिर आ जाओ की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखो ये भी सच है, अब देश के लिए जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, उनको भी तो ह्यूमन कैपिटल, वो भी तो एफिशिएंट होने चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल ही ऊपर ही लालू प्रसाद यादव बैठा होगा तो वो क्या पॉलिसीज बना के देगा, देश का भविष्य क्या देखेगा अगले 50 साल में। तो दोज हु आर इन ए पोजीशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, दे ऑल्सो हैव द स्किल्स। और जब ह्यूमन कैपिटल है हमारे देश में, रिक्वायर्ड नॉलेज वाले लोग हैं, तो उसमें बेटर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, और जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं उसमें भी ह्यूमन कैपिटल एक बड़ा की रोल प्ले करता है। अनाड़ी बनाएंगे तो भट्टा ही बैठेगा, लेकिन स्मार्ट लोग बनाए। अब यूएसए अनडिस्प्यूटेड है, पूरी दुनिया का बॉस बना हुआ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज ऑल द बेस्ट ऑफ माइंड्स मूव देयर। आवर बेस्ट ऑफ स्पेस साइंटिस्ट आर वर्किंग विद द नासास, and our best doctors get job in USA and they simply shift to USA because they earn more money out there. So there is a lot of evidence out there, you can simply make it out. So ये भी point आप ले लो इसको, that human capital formation or human capital, when we say human capital, that means human with the knowledge, human with the required skills. The human capital plays a very key role in the development strategy while formulating policies and plans for the country. Then importance, improvement in life. It is a byproduct. Improvement in life or living standard is a byproduct. क्योंकि जब आप स्किल अर्न कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हो, सीख लेते हो कोई चीज़, तो आपको अच्छी जॉब मिलती है, तो आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है या ज़्यादा अर्निंग हो रही है। जब आपकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है तो यू लीड अ बेटर लाइफ, स्टैंडर्ड आपके लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है। तो होता ही है, आप देख लो, ये यूनिवर्सल चीज़ है विच अप्लाइज एवरीवेयर थ्रू आउट वर्ल्ड, कहीं पे भी होती है। चाइना में लोगों का देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊपर हो गया पिछले 25 सालों में। आप 20-25 साल पुरानी कोई भी चाइना की मूवी देख लो, 25 साल पुरानी कोई भी देख लो, और जो चाइना के आपको दिखाएंगे वो लोग जो एरियाज,
तो देखो उनका लाइफस्टाइल क्या था और किस तरह की लाइफ वो जीते थे। और आज चाइना का आप कोई भी निकाल लो वीडियो और आप देखो चाइना के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो ग्रोथ रिजल्ट्स इन per capita income and per capita incomes in results in better life living standard। तो एक इम्पॉर्टेंस ये भी है इसकी, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ बंदे में ये एक बहुत डिफरेंस होता है, देखने का नज़रिया, उसका अप्रोच, कैसा वो परसीव कर रहा है। तो जब हमारा a layman or a human resource, when we say human resource that means population, they all are resource, but few of resource out of this whole human resource, few of them are converted into a capital, what we call human capital, and this happens only because of education, health, on job training and such things. So positive change in attitude with the education or with the converting into a human capital, there comes a change, positive change and positive attitude in the human being, which some way or other contribute in the economic growth or to the GDP of the country. अच्छा, ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंस। लेकिन तो लेट मी सी कोई ऐसा है कि जो हमने छोड़ दिया हो कहीं। अच्छा चलो ये भी लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत लिखे हुए मैंने। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, when lot of human are converted into a lot of human capital, they will produce more. Produce more means there will be increase in production, but I told you other way, मैंने आपको GDP के तरीके से बताया था, तो GDP also means production ना। Increase in demand, yes, this can be a point. Increase in demand, जब मेरी 100 रुपये इनकम थी तो मैं इतना सामान खरीदता था, तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल डिमांड कंट्री की डिमांड में इतना ही था। लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ गई, नाउ आई विद मोर स्किल्स एंड एफिशिएंसी आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर मनी, तो नाउ आई बाय दिस मच गुड्स, तो मेरा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उतना ज़्यादा है, तो डिमांड मतलब ज़्यादा है, तो इंक्रीज इन डिमांड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज डिमांड इन द कंट्री एंड इट इज़ ऑल डिमांड ड्रिवन कंट्रीज। बेटा आजकल मॉडर्न इकोनॉमीज में ऑल इकोनॉमीज आर मार्केट ड्रिवन, and when we say market driven means these markets are driven by, influenced by demand and supply. So demand is a major factor. When demand increases, a lot of production happens. When production happens, a lot of people get employment. When a lot of people get employment, they start earning, and what they earn they spend on the goods which are being produced in the industries. So there is a whole circle to it. There is a whole circle to it. That is why we call it circular flow of income. In economics, income does not flow this way or this way. It flows this way. It keeps roaming in the economy. So increase in demand. ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन मैं आपको बता चुका जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा ही। जब लोग ज़्यादा स्किल्ड होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो जीडीपी बढ़ेगा। मैंने आपको जीडीपी में ही कवर कर दिया, लेकिन अगर इफ यू वांट टू मेक इट अ डिफरेंट पॉइंट, यू कैन ऑलवेज राइट दैट ह्यूमन कैपिटल रिजल्ट्स इन, इट इज अनदर इंपॉर्टेंस इज इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यू कैन ऑलवेज राइट। लेट मी सी और क्या है इस टॉपिक में। अच्छा, प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स बेटा अगेन इट इज़ अ वेरी जेनरिक सा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में या ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है इंडिया। तो सबसे पहला तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कितने कॉलेजेस बनाएगा, 135 करोड़ पॉपुलेशन है और इसमें 57% पॉपुलेशन हमारी इज़ बिलो 35 ईयर्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हम तो यंग कंट्री हैं, यंग कंट्री मतलब हम लग लेते हैं 60-70 करोड़ लोग होंगे। 60-70 करोड़ लोगों के लिए हायर एजुकेशन स्किल्स तो मुश्किल है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये तो हर चीज़ में डाल दो, पॉवर्टी में भी डाल दो, अनएम्प्लॉयमेंट में भी डाल दो, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल में भी डाल दो। फिर माइग्रेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में माइग्रेशन बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, इधर माइग्रेशन का प्रॉब्लम में मतलब है कि हमारे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते हैं, सरकारी कॉलेजों में MBBS कर लेते हैं, फ्री की सीट खा जाते हैं और नौकरी करते हैं USA में या UK में या यूरोप में कहीं पे। तो ये जो हमारा आउटफ्लो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज ये अगर यहाँ रहते तो होपफुली वो
और लड़कों को बच्चों को पढ़ाते, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डॉक्टर होता वो उससे कम से कम 3-4 डॉक्टर और तैयार कर देता, इंजीनियर होता वो कुछ और तैयार कर देता, कंट्रीब्यूट ही करते ना। लेकिन वो तो जब बाहर चले गए, जब वो सारा स्किल एक्वायर की इंडिया से, सारा एक्सपेंडिचर सरकार का कराया वो इंडिया से हुआ, लेकिन जब वो सेवाएं देने की बारी आई तब वो अपनी सर्विसेज बेची यूएसए के लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा पे कर रहे थे। ये भी एक प्रॉब्लम है विच इज़ फेस्ड इन इंडिया। एक तो कॉमन प्रॉब्लम ये भी हम डाल सकते हैं, लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि हमारे यहाँ जी प्लानिंग ही नहीं है, और वाकई नहीं है। कहाँ है प्लानिंग? अब मैं कितने टॉपिक छेड़ूँ इसमें, तो रियलिटी वाले ही हैं, इतने ज़्यादा हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, सरकारी नौकरियाँ नहीं पूरी भरी जाती, अभी आर्मी में ऑफिसर्स शॉर्ट होते हैं, स्टेट में पुलिस की जॉब्स की जो सीटें वो खाली पड़ी रह जाती हैं, तो देयर इज़ प्रॉब्लम इन प्लानिंग। अच्छा, एक प्रॉब्लम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल में ये भी है, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। मैं बताता हूँ क्यों। हम अभी तक चल रहे थे 10+2+3 पैटर्न पे, 10+2+3+ आगे फिर 2 चलता था। अभी देखो पिछले हफ्ते मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिया है, वो नया ही सिस्टम लाया है, 5+3+3+4। तो अब देखते हैं, अब यही लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा 5+3 मतलब 8th क्लास में ही इन्होंने शायद कुछ स्ट्रीमिंग या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इस तरह का कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे ये। तो अब आप 10th के बाद लेते थे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, अपने सब्जेक्ट चूज़ करते थे, अभी आप 8th के बाद करोगे, 2 साल एडवांस हो गया ना, तो हो सकता है हमारा स्पेशलाइजेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए। तो एक ये भी है। अब इन्होंने लिखा इनएफिशिएंट सिस्टम, तो वो इनफेक्टिव प्लानिंग में ही मेरे को ज़्यादा ठीक लग रहा है कि लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग और सिस्टम दोनों उसी में कवर हो सकते हैं। Poverty is a very different angle or very different sort of problem which results in lack of human capital. हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो पॉवर्टी रिडन पीपल होते हैं या पॉवर्टी से प्रभावित लोग होते हैं, वो बच्चों को स्कूल अगर भेजते भी हैं फ्री पढ़ाने, क्योंकि सरकार ने फ्री किया हुआ आजकल सरकारी स्कूलों में, तो वो 8वीं 7वीं 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाएंगे और उनको काम पे लगा देंगे। वही जो पहली स्किल सीख ली, जिसने मिस्त्री का काम सीख लिया वो मिस्त्री, जिसने फर्नीचर का काम सीख लिया वो लकड़ी का काम, तो वो इसी स्किल पे पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ना ही उसको एनहांस कर पाते हैं, ना ही डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, ना ही अपनी अर्निंग्स बढ़ा पाते हैं। तो पॉवर्टी का ये एंगल भी इसमें फिट आता है। तो ये हैं कुछ प्रॉब्लम्स। इन्वेस्टमेंट भी है, लो इन्वेस्टमेंट, कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल पे देखो ना, अभी भी मैं बता रहा था आपको, जो हायर इंडस्ट्रीज हैं और सॉरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो प्राइवेट है सारे, बहुत ही रेयर हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, गवर्नमेंट जो उनको चला रही है, वो दे आर वेरी रेयर। तो वेयर इज द इन्वेस्टमेंट विच इज गवर्नमेंट हैज़ टू मेक फॉर हायर एजुकेशन और फॉर द ट्रेंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर द पीपल, सो दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन कैपिटल। तो देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू कैन ऑल्सो राइट दिस। चलो ये अभी नेक्स्ट वाला हम कल छेड़ेंगे इसको, आज इसको हम इतना रखते हैं, पर इसको काफ़ी हो गया, 3-4 टॉपिक हो गए। इसको आज रीडिंग मारना आप, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, क्या हो रिसोर्स बिकम्स कैपिटल, फिर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस या इनका सिमिलैरिटीज या कंपैरिजन, फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल 4-5 बताए आपको, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसकी इंपॉर्टेंस, what is the importance of human capital and problems faced by human capital formation in India. So ये 3-4 टॉपिक हैं, ज़्यादा करने से भी फिर आपको मैसअप हो जाएगा ना, तो इसको हम कल कर लेंगे फिनिश। आपने इसको आज रीडिंग मारनी है सबको, ठीक है।